एक बार फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिर से एक और पॉलिटिकल साइंस का थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार इसी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन विद आंसर लेकर के आई हूँ, क्योंकि आपको पता है हमें अगर क्वेश्चन पता हो कि क्वेश्चन क्या आने वाला एग्ज़ाम में, बट अगर हम उसके आंसर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा, यानी कि हमारी की गई मेहनत व्यर्थ है, ख़राब है। तो हमें उस चीज़ पे काम करना है कि हम अपना आंसर कैसे ले सकें। तो फ्री स्टडी आपके लिए पूरी हेल्प कर रहा है एक परफेक्ट आंसर लिखने में, जो कि बहुत बड़े लेवल पे मायने रखता है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखोगे ना, तो वो आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, बट ये वो चैनल है जहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ स्टडी मटेरियल और आपको आंसर राइटिंग भी दी जाती है पूरी अच्छे फॉर्मेट के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आने वाले टाइम पर भी और अभी भी आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम ऐसे कंटेंट्स लेकर के आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे कर सकते हो ये भी देखना। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन जो लिया गया है वो लिया गया यूनिट नंबर सेकंड से लिया गया। टोटल आपको 75 नंबर का पेपर होगा एग्जाम में, ठीक है ना। और बाकी जो 25 नंबर होता है आपके असाइनमेंट वगैरह के हो सकते हैं, और शोल वगैरह में पूरे 100 कहीं जाते हैं। वो थोड़ा मेरिट पे डिपेंड होता है कि कॉलेज कैसे कर रहा है। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट सेकंड से लिया गया है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 15 नंबर का आएगा, कम से कम 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में एक जवाब ये देना, आप हमें ये बताना कि आप ये तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवाए इससे पहले वीडियोस में भी, और अभी भी 2-3 क्वेश्चंस करवाए। अब हम जो है सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व पेपर की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे। तो वो वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि पेपर में कितने कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, यानी कि उनको अपने मार्क्स के बारे में नहीं पता है बिल्कुल भी। तो वो आप हमें बताओ, हम उस पर भी एक चीज़ समझाएंगे, बताएंगे आपको। तो देखो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अधिनायकवादी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, और अधिनायकवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में की तुलनात्मक व्याख्या करनी है। समझ रहे हो? यहाँ पे क्वेश्चन 2 रूपों में पूछा गया है, ध्यान से समझो दोबारा से एक बार और। अधिनायकवादी व्यवस्था से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या करनी है। तुलनात्मक व्याख्या का मतलब है इन दोनों व्यवस्थाओं का आपस में डिफरेंस बताना है, तुलना करने की ये इससे कैसे अलग है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आराम से 15 नंबर का है। 2 क्वेश्चन एक ही में मर्ज करके पूछ लिए गए हैं। अब आपको इसको करना कैसे है ये मायने रखता है। तो देखो करना कैसे है, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? आपको पता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला उसका इंट्रो होता है, यानी कि उसकी भूमिका, फिर उसकी हम बॉडी रेडी करते हैं, यानी कि उसके बीच का जो भी कंटेंट जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है, और एंड में क्या होता है? कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, ठीक है ना। तो ये होता है, ये किसी भी आंसर को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चाहे आप बीए वाले, यानी कि चाहे आप भले ही अपने ये क्वालिफिकेशन या डिग्री वाले एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आने वाले टाइम पर आप कोई कॉम्पिटिटिव यूपीएससी वगैरह या फिर कोई भी एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दोगे जिसमें आपका राइटिंग पेपर होता है, उसमें भी दोगे तो भी आपको इसी तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जितना अच्छा आप उनको दिखाओगे उतने अच्छे भाई वो मार्क्स भी देगा आपको। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यही चीज़ देनी है आपको। देखो भूमिका किस तरीके से बनाई है। अधिनायकवाद व्यवस्था से अभिप्राय उस विचारधारा से है, वाद है तो विचारधारा है, जिसमें शक्ति एक के हाथ में होती है। वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद, यानी कि अधिनायकवाद को तानाशाही भी कहते हैं और इसी को सत्तावाद भी कहते हैं। एग्जाम में अगर सत्तावाद आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पर, देखो कितना आसानी से बोल देंगे, जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पर शासन करता है। अधिनायकवाद को हम सत्तावाद के नाम से भी जानते हैं। अब ये हो गया भूमिका। अब देखो इसकी बॉडी और कैसे रेडी की जा सकती है। अधिनायकवाद जो है वो एक प्रकार का कुशासन, यानी कि बुरा शासन है। राजनीति में शासन करने के कई तरीके मौजूद हैं, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोगों के बीच ज़्यादा पसंद किया जाता है। आइए समझते हैं लोकतांत्रिक और अधिनायकवाद व्यवस्था के बीच क्या अंतर और इनकी कुछ शासन व्यवस्थाओं को जो निम्नलिखित में देखी गई है। अब देखो इस तरीके से आप बताओगे।
इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, हाँ अब ठीक है। इस तरीके से आप क्या कहते हैं डिफरेंस बता सकते हो, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझ आए। इस तरीके से आप पहले टेबल बना देना और फिर एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। आराम से आपके कम से कम 7-8 पेज से ऊपर का आंसर जाएगा, अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हो तो। बाकी स्पीड अपनी सही रखना, स्टार्टिंग में जो स्पीड रखी है वही आप कंटिन्यू रखना। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आराम आराम से लिख रहे हो और एंड में इतनी स्पीड पकड़ी कि वर्ड क्या हो रहे हैं आपके पता ही नहीं होता है ना, ये वो चीज़ नहीं करनी है आपको। तो एक तरफ लिखना है लोकतंत्र और एक तरफ लिखना आप सत्तावाद, सत्तावाद लिख देना आप, ठीक है ना, सत्तावाद। अब देखो लोकतंत्र में क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें जन सहमति की मौजूदगी होती है, यानी कि लोगों की मौजूदगी इसके अंदर शामिल होती है। व्यक्ति को संस्था यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन से जुड़ने की स्वतंत्रता होती है। पूरी स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जाती है लोकतंत्र में। अन्य दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक ही पार्टी नहीं होती है सरकार में, कई सारी पार्टीज होती है। गठबंधन पार्टी मिल जाएगी आपको, विरोधी पार्टियां भी है, देखो है ना, बीजेपी, कांग्रेस, कितनी सारी पार्टियां हैं। तो अन्य दलों का भी यहाँ पर अस्तित्व होता है। कहाँ पर? लोकतंत्र की बात की जा रही है। विरोधी पक्षों को भी मान्यता दी जाती है, यानी कि अगर कहीं पर किसी कानून या फिर किसी नियम की बहस हो रही है कहीं पे भी, तो उसके अगेंस्ट में जो है, यानी कि उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर बात की जाएगी। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है और भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कानून का शासन होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति शासन नहीं करता है, यहाँ पर कानून की शासन की जो है मान्यता दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता होती है, यानी कि मीडिया पाई जाती है। प्रेस मतलब मीडिया, जो न्यूज़ वगैरह आप देखते हो ना, मीडिया। यहाँ पे प्रेस की भी स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से सरकार से प्रश्न पूछ सकती है। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, न्यायपालिका जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपराधी को सजा सही मिले। शासक जो है यहाँ पर उत्तरदायी होती है, यानी कि शासक जो भी बनता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देख रहे हो लोकतंत्र में ये खामी जो है खासियत पाई जाती है। अब सत्तावाद में देखो, सत्तावाद क्या है? ये एक तरीके तानाशाही यानी कि बुरा शासन है, बताया था। यहाँ पे बल का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर शक्ति मायने रखती है लोगों के लिए। अनुशासन नहीं होता है, आज्ञा का पालन नहीं होता है, एक ही दल की पार्टी होती है, एक ही दल है यहाँ पर। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल चीन ले लो। चीन में क्या है? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है केवल, उसके अलावा किसी और पार्टी की वहाँ पे मौजूदगी नहीं है। विरोधी पार्टियों की अनुपस्थिति होती है, यानी कि एक ही पार्टी है, वो जो कहेगी वही ठीक, और उसके अगेंस्ट पक्ष विपक्ष में कौन है कौन नहीं है उससे उसको मतलब नहीं है। एक तरीके तो तानाशाही है ना। स्वेच्छाधारी शासक होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से शासक बन जाते हैं यहाँ पर, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कानून का पालन यहाँ पर नहीं किया जाता और अन्य दलों की भी शामिल जो है नहीं होते हैं। इस तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हो। पूरी तरीके से आंसर लिखने के बाद आप एंड में क्या लिखोगे? एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। तो लिखोगे कैसे? उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में सत्तावाद एक तानाशाही शासन व्यवस्था है, जहां नागरिकों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जहां न नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता होती है और न अपना शासक स्वयं चुनने की। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का विशाल उदाहरण पूरे विश्व में सामने रखा गया है, जो कि स्थापित होने के बाद भारत में वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। ये देखो निष्कर्ष कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन बोल दिया गया, बात खत्म, इतना बोल दिया। तो ये था आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक काम हम ये करेंगे, एक और आपकी वीडियो आएगी पॉलिटिकल साइंस पे, पॉलिटिकल साइंस पर आएगी वो वीडियो। उस पर ये रहेगा कि जो टॉपिक्स हैं हम वहाँ से लेंगे कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से कवर हो गए। तो वो चीज़ आप देख लेना, वीडियो आएगी, ठीक है ना। वीडियो में वो चीज़ कवर करवा देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको और किन किन क्वेश्चन्स आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो फ्री स्टडी DM23, ठीक है ना। जैसे ही आप पे सर्च करोगे हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस और पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।